चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास स्प्रिंग 2024 की अटेम्प्ट कैफ वन स्प्रिंग 2024 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है। 8 मार्क की वेटेज इस सवाल की, और ये सवाल करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक से पूछा गया है। सवाल को रीड करने से पहले मैं सवाल की रिक्वायरमेंट को रीड करता हूं। कहता है कंप्यूट द करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ऑफ एमई फॉर द ईयर 2023। हमें सवाल में कोई कंपनी है मिड जर्नी इंटरप्राइजेस, इसका ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, कुछ एरर्स की एडजस्टमेंट दी हुई है, हमें करेक्ट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब देखो, जो एक्सपेंसेस तुम ग्रॉस प्रॉफिट से पहले रिकॉर्ड करते हो ना, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिकॉर्ड करते हो, उसका इंपैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट में भी आता है, नेट प्रॉफिट में भी आता है। और जो एक्सपेंसेस तुम ग्रॉस प्रॉफिट के बाद रिकॉर्ड करते हो, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंसिंग, ये सारे एक्सपेंसेस, इनका इंपैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे नहीं आता, सिर्फ नेट प्रॉफिट पे आता है। ये बात याद रखिएगा। कहता है अकाउंटेंट ऑफ मिड जर्नी इंटरप्राइजेस प्रिपेयर द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 which show the gross profit and net profit of 1.36 million and 590,000 respectively. The following errors were found on the detailed review of the draft financial statement. तो पहले तो मैं सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मेट बना लेता हूं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, मिड जर्नी लिमिटेड, और यहाँ पे 2 कॉलम बनाना है। इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। एक कॉलम में ग्रॉस प्रॉफिट को सही करेंगे, एक कॉलम में नेट प्रॉफिट को सही करेंगे। सर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दोनों का एक नंबर गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट है 1.36 मिलियन, प्लीज बातें ना करें। 1360000, और नेट प्रॉफिट है 5,90,000। अच्छा, वैसे तो करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक को हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन इतना आसान होता नहीं है इसका सवाल। पॉइंट नंबर 1, परचेस रिटर्न of 20,000 were recorded as sale return of 2,000. Purchase return of 20,000 were recorded as sale return of 2,000. 20,000 की तुमने गुड्स रिटर्न की थी, लेकिन तुमने इसको एज अ 2,000 की सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर लिया। ये एडजस्टमेंट मैं वैसे तो सॉल्व करवा सकता हूं, लेकिन मैं आपको पहले ना कुछ रिलेशनशिप समझाना चाहता हूं। या ध्यान दे सारे। देखो, हमारा जो पीएनएल बनता है, इसमें हमारे पास सेल्स का नंबर आता है, फिर सेल्स के नंबर से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होती है, फिर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का नंबर आ जाता है। ठीक है। अब जितनी सेल्स ज्यादा होगी उतना ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा, जितनी सेल्स कम होगी उतना प्रॉफिट कम होगा। तो मैं एक रिलेशनशिप ये कंक्लूड कर सकता हूं कि सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल कम होगी तो सेल कम होगा। अगर सेल प्रॉफिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सेल रिटर्न उल्टा होता है, सेल की सेल वापस आई। तो अगर सेल के होने से प्रॉफिट बढ़ रहा है तो सेल रिटर्न का रिलेशनशिप इनडायरेक्ट नहीं, इनवर्सली रिलेशन होता है बिटवीन द प्रॉफिट एंड सेल। क्या ये समझ आ रही है दोनों बातें? अगर सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, सेल कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा। अगर सेल रिटर्न ज्यादा होगी तो फिर प्रॉफिट कम होगा, अगर सेल रिटर्न कम होगी तो फिर प्रॉफिट ज्यादा होगा। अच्छा, इसी तरह से ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर है ना, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर निकलता है इन्वेंट्री के टी अकाउंट से। तो इन्वेंट्री का टी अकाउंट बनाए। सर इन्वेंट्री के टी अकाउंट में इन्वेंट्री के टी अकाउंट में इन्वेंट्री के टी अकाउंट में हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री आती है जो कि पिछले साल की क्लोजिंग होती है। इन्वेंट्री के टी अकाउंट में हमारे पास डेबिट साइड पे परचेस
परचेजिस आ रही होती है। इन्वेंट्री की अकाउंट में हमारे पास परचेजिस आ रही होती है। इन्वेंट्री का क्लोजिंग फिजिकल काउंट से आ रहा होता है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर बैलेंसिंग कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा ही है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर बैलेंसिंग कैलकुलेट किया जा रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर बैलेंसिंग कैलकुलेट किया जा रहा है। समझना, जितनी डेबिट साइड हैवी होगी उतना कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर ज्यादा आएगा। जितनी डेबिट साइड वीक होगी उतना कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर कम आएगा। तुम कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हो? डेबिट साइड का टोटल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब है कि जितना क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा उतना कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगा, और जितना क्लोजिंग स्टॉक कम होगा उतना कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगा। क्या ये समझ आ रहा है सबको? अब अगर हम रिलेशनशिप बनाएं तो सर मुझे ये बताएं कि ओपनिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है? अगर ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर भी बढ़ेगा। ओपनिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप। और कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगी और कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर बढ़ता है तो प्रॉफिट का नंबर कम होगा। यानी कि इन्वेंट्री के बढ़ने से अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ रही है तो आपका प्रॉफिट कम होगा। लाइट आ गई। जी सर, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप समझाने की कोशिश कर रहा था और हम इन्वेंट्री को देख रहे थे। इन्वेंट्री किटी अकाउंट में हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री लास्ट ईयर की क्लोजिंग, परचेज रिटर्न से मतलब परचेज लेजर से आ रही होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री फिजिकल काउंट से आती है और बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट किया जाता है और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पीएनएल में चला जाता है। तो अगर डेबिट साइड हैवी है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैवी होगा, अगर डेबिट साइड वीक है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स वीक होगा। यानी कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री कम होती है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर भी कम होगा। यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स एक एक्सपेंस है जिसके बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। सर इसी तरीके से परचेजेस परचेजेस के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगा। अगर परचेजेस बढ़ती है तो डेबिट साइड हैवी होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़ जाएगा। यानी कि परचेजेस का भी कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप और प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप। सर परचेज रिटर्न परचेजेस का रिवर्स है। अगर परचेज रिटर्न बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि अफेक्टिवली परचेजेस का नंबर कम हो रहा है। तो परचेज रिटर्न के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी कम हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि इसका इनवर्स रिलेशनशिप है कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ। और कॉस्ट ऑफ सेल्स के कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन परचेज रिटर्न का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या ये समझा पा रहा हूं? सर क्लोजिंग इन्वेंट्री जितनी ज्यादा होगी उतना कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर कम आएगा। यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है और प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या ये समझा पा रहा हूं मैं आप लोगों को? अब इन्होंने एडजस्टमेंट क्या दी है, कह रहा है 20,000 रुपए की परचेज रिटर्न थी, 2,000 की सेल रिटर्न रिकॉर्ड कर दी। अब एक तरीका तो है कि हम जनरल एंट्री बनाए कि क्या हो गया था, क्या होना चाहिए और क्या करेक्शन एंट्री होगी, लेकिन ये टाइम लेगा। 8 मार्क के सवाल में अगर हम ये काम करने लग जाएंगे तो 20-25 मिनट इस सवाल को सॉल्व करने में लग जाएंगे। हमें क्विकली सॉल्व करना है चीजों को।
सर सेल रिटर्न 2000 की रिकॉर्ड कर दी है, सेल रिटर्न को रिवर्स करेंगे, सेल रिटर्न को रिवर्स करेंगे। सेल रिटर्न का क्या रिलेशनशिप होता है प्रॉफिट के साथ? इनवर्स। तो अगर मैं रिवर्सल ऑफ सेल रिटर्न करूंगा, तो सेल रिटर्न का चूंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, सेल्स रिटर्न का चूंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, मैं सेल रिटर्न कम कर रहा हूं, तो प्रॉफिट कम नहीं होगा, बढ़ेगा। और ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। एक्चुअली ये क्या था? एक्चुअली ये परचेस रिटर्न थी जो कि रिकॉर्ड नहीं हुई। तो रिकॉर्डिंग ऑफ परचेस रिटर्न, परचेज रिटर्न का क्या रिलेशन होता है? सर परचेज रिटर्न का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो अगर परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट कम नहीं होगा, बढ़ेगा। समझा पा रहा हूं मैं सबको? शाफे समझ आ रहा है तो मैं। सर एडजस्टमेंट नंबर 2, फ्री सैंपल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 30,000 were distributed to potential customers but were record but were mistakenly recorded as credit sales at a markup of 30% on cost। कह रहा है फ्री में 30,000 रुपए के गुड्स, ये गुड्स की कॉस्ट है, हमने पोटेंशियल कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट की। मतलब फ्री में 30,000 की गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की, ये एक्सपेंस कौन सा है? मार्केटिंग एक्सपेंस। मार्केटिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है। कह रहा है 30,000 रुपए का मार्केटिंग एक्सपेंस था, हमने क्या करा कि गलती से क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड कर दी, और क्रेडिट सेल्स कितने पे रिकॉर्ड की? 30% के मार्कअप पे। तो यहां पे हमारे पास रिवर्सल ऑफ सेल्स होगी। जब सेल्स रिवर्स होगी तो फिर आपका रिवर्सल ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। और जब सेल रिवर्स करोगे, जब इन्होंने गलती से सेल रिकॉर्ड कर दी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी रिकॉर्ड की होगी। इन्होंने बताया भी है कि हम पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। सॉरी, मुझे पहले रीड करना चाहिए। कंपनी यूजेस द पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड फॉर रिकॉर्डिंग इट्स इन्वेंटरी। ये क्या होता है पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड? कि हर कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री सेल्स के फौरन बाद बनेगी। और दूसरा क्या होता है? परपेचुअल, जिसमें हम साल के आखिर में एक साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। सर हमने जब गलत सेल रिकॉर्ड की, जब हमने गलत सेल रिकॉर्ड की तो गलत कॉस्ट ऑफ सेल्स भी रिकॉर्ड कर दिया होगा, तो सेल भी रिवर्स होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी रिवर्स होगा। सर कितने की सेल्स रिकॉर्ड की है? 30,000 का 1.3 कितना आया? 39। अब सेल्स रिवर्स कर रहे हो तो सेल्स का प्रॉफिट के साथ क्या ताल्लुक था? डायरेक्ट। तो अगर सेल्स रिवर्स कर रहे हो तो तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दोनों कम होगा। ठीक, मैं शायद हो सकता है उल्टा पुल्टा कर दिया। क्या होता है पीरियोडिक एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम? The perpetual inventory system keeps track of inventory balance continuously with updates made automatically when the product is received or sold, and the periodic system uses an occasional physical count। हाँ सही कह रहे हैं। परपेचुअल में हम हर सेल्स के साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। पीरियोडिक में हम साल के एंड में ये काम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स को सही करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ सेल्स को सही करेंगे। अब सेल्स को सही किया, सेल्स को रिवर्स किया, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हुआ और नेट प्रॉफिट भी कम हुआ। और इसको रिकॉर्ड क्या करना था? सर इसको रिकॉर्ड करना था रिकॉर्डिंग ऑफ मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस। कितना? 39,000 नहीं, 30,000। मार्केटिंग एक्सपेंस ग्रॉस प्रॉफिट से पहले रिकॉर्ड होता है बाद में? बाद में। इससे नेट प्रॉफिट में कोई ताल्लुक नहीं होगा। 30,000 से आपका भाई मार्केटिंग एक्सपेंस तुम यहाँ थोड़ी माइनस करते हो, यहाँ माइनस करते हो। तो जब यहाँ माइनस करते हो तो इसमें तो कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा, तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट नहीं छिड़ेगा, तुम्हारा नेट प्रॉफिट का से बोल गलत दिया था, सही है। तो रिकॉर्ड मार्केटिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने से ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं आएगा, नेट प्रॉफिट हमारा एडजस्ट होगा। किसमें क्या मार्किंग इसकी?
क्या कह रहे हैं? आईके अपने अपने सोल्यूशन में कॉस्ट ऑफ को भी सही किया है। सर एक स्टूडेंट ने बताया कि आईके अपने अपने सोल्यूशन में कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी सही किया है। अगर हम पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम फॉलो करें तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्यों सही किया होगा? क्या आईके अपने गलत किया है? देखो सेल तो गलत रिकॉर्ड हुई थी, हमने रिवर्स कर दी। मार्केटिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ तो हमने रिवर्स कर दिया। आईकेप के सोल्यूशन में स्टूडेंट ने कहा कि सर कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी सही किया गया है। और यहाँ ये कह रहा है कि हम पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम फॉलो करें। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में क्या होगा? हर बार कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री नहीं बनेगी, एक 7 साल के आखिर में बनेगी। देखो इस वजह से आईकेप ने किया है, इस वजह से आईकेप ने किया है। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में तुम हर सेल्स पे कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री नहीं बनाते। तुम साल के आखिर में इन्वेंट्री का डी अकाउंट बनाते हो, ओपनिंग इन्वेंट्री लेते हो, परचेजेस लेते हो, क्लोजिंग इन्वेंट्री फिजिकल काउंट से आती है, ये बैलेंसिंग नंबर कैलकुलेट कर लिया जाता है। अब अगर हमने 30,000 रुपए के गुड्स मार्केटिंग में उड़ा दिए तो जब बंदा फिजिकल काउंट करने गया होगा तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में वो वाली गुड्स काउंट नहीं हुई होगी। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री में वो वाली गुड्स काउंट नहीं हुई होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स उसका इन्फ्लेट हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो आईकेप ने बिल्कुल सही किया है कि हमें यहाँ पे सिर्फ सेल्स नहीं बल्कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी रिवर्स करना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स को रिवर्स करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और हमारा नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। मैं बता रहा हूं क्यों। देखो इस वजह से कि हमने एक मार्केटिंग एक्सपेंस को सेल्स रिकॉर्ड कर लिया। जब सेल्स रिकॉर्ड किया और वो मार्केटिंग एक्सपेंस में हमने इन्वेंट्री दी थी तो हमारी इन्वेंट्री कम हो गई है। अब पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड में साल के आखिर में जो भी हमारा वेयर हाउस का बंदा है उसने स्टॉक का फिजिकल काउंट किया होगा और फिजिकली देखा होगा कि कितना स्टॉक मौजूद है। इसने जब इन्वेंट्री का टी अकाउंट बनाया होगा तो ओपनिंग इन्वेंट्री पिछले साल की क्लोजिंग आ जाएगी, परचेजेस का नंबर परचेज लेजर से आ जाएगा, क्लोजिंग का नंबर फिजिकल काउंट से आएगा। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री फिजिकली काउंट की गई होगी तो जो मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूट की वो उस क्लोजिंग इन्वेंट्री में मौजूद नहीं होगी। और जब वो क्लोजिंग इन्वेंट्री में मौजूद नहीं होगी तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का नंबर कम हो गया होगा। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री का नंबर बढ़ गया होगा तो ऑटोमेटिकली वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर रिकॉर्ड हो गया होगा। सर नहीं समझ पा रहे हम, यहाँ देखिए मैं आपको नंबर से समझाता हूँ। यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो। देखो अब यहाँ पे ना एक अप्रोच आती है कि भाई याद कर लिया। वो याद करने वाली अप्रोच पर ज्यादा दिन नहीं चलेगी, आपको समझ के जाना है। क्लास में बैठे मैं तो भी और घर पे पढ़े तो भी। यहाँ देखिए सर मैं नंबर से अज्यूम करता हूँ भाई। फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री है 850, परचेजेस है 7,200 और क्लोजिंग इन्वेंट्री हम फिजिकली काउंट करते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर हम बैलेंसिंग कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो बंदा काउंट करने गया वो वेयर हाउस गया होगा, अज्यूमिंग 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 कि हमने कोई मार्केटिंग में इन्वेंट्री नहीं दी, अज्यूमिंग कि हमने कोई मार्केटिंग में इन्वेंट्री नहीं दी, तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है लेट से 590। अज्यूमिंग कि अभी कोई मार्केटिंग में इन्वेंट्री डब्बाटी नहीं है तो हमने क्या किया होगा कि यहाँ 590 रखा होगा और फिर बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट किया होगा। जरा कैलकुलेट करो। 7,460। क्या ये समझ आता है? मैं अब सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा आया और 590 में से 30 रुपए की इन्वेंट्री उठाकर चला गया। यहां सुनो सर, मैं ये बता रहा था कि हम इन्वेंट्री के अकाउंट से समझाते हैं एडमिशन एडजस्टमेंट को कि सर ओपनिंग इन्वेंट्री पिछले साल की क्लोजिंग होगी, परचेज का नंबर परचेज लेजर से आया होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री फिजिकली काउंट से आई होगी। अज्यूमिंग कि अभी मार्केटिंग में इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूट नहीं की और क्लोजिंग इन्वेंट्री में आ रही है 590।
जी। तो मैं ये कह रहा था कि इन्वेंट्री की टी अकाउंट में ओपनिंग इन्वेंट्री आती है पिछले साल का क्लोजिंग, परचेजेस आती है परचेज लेजर से, क्लोजिंग आती है फिजिकल काउंट से, और कॉस्ट ऑफ सेल्स बैलेंसिंग कैलकुलेट किया जाता है। अभी भूल जाए कि किसी बंदे ने मार्केटिंग में इन्वेंट्री उठाई है, चले सर यहाँ देखें एक दफा दोबारा से। सर इन्वेंट्री की टी अकाउंट में ओपनिंग इन्वेंट्री पिछले साल का क्लोजिंग, परचेज का अमाउंट परचेज लेजर से, क्लोजिंग इन्वेंट्री फिजिकल अकाउंट से, और कॉस्ट ऑफ का नंबर बैलेंस से कैलकुलेट किया जाता है। अब अज्यूमिंग कि अभी मार्केटिंग वाले बंदे ने इन्वेंट्री नहीं उठाई, तो जिस बंदे ने क्लोजिंग इन्वेंट्री काउंट की, तो उसने देखा तो वेयर हाउस में 590 की इन्वेंट्री थी, और उसने टी अकाउंट में 590 क्लोजिंग रखा, और बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ कैलकुलेट कर लिया 7,460। ये काम हम साल के आखिर में कर रहे हैं। लेकिन अगर मार्केटिंग का बंदा 30 रुपए की इन्वेंट्री उठाकर ले जाए, तो फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आएगी? 560। और क्लोजिंग इन्वेंट्री 560 आएगी, तो वो यहां भी 560 रखेगा, और वो यहां भी 560 रखेगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर 7490 कैलकुलेट करेगा। जबकि एक्चुअली तो हमने कितने की बेची है? 7,460 की इन्वेंट्री। ये 30,000 रुपए से कॉस्ट ऑफ सेल्स ऊपर क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री में 30,000 रुपए कम हो गए। क्या ये समझ आता है? मैंने सर अच्छा एक चीज ये तो बताएं कि ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर आपने कहा कि गलत है, सही कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर ये है, तो टी अकाउंट कैसे टाई होगा? 850, 7,200, 7,460 और 560 सही। क्या टी अकाउंट टाई कर रहा है? सर हम क्रेडिट साइड पे एक मार्केटिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हूँ। 30 रुपए से मार्केटिंग एक्सपेंस की टी अकाउंट में डेबिट, और इन्वेंट्री 30,000 रुपए से क्रेडिट। तो जब इन्वेंट्री 30 रुपए से क्रेडिट करोगे तो खुद ब खुद कॉस्ट ऑफ सेल्स तुम्हारा एक्यूरेट होकर 7,460 बन जाएगा। क्या ये समझा पा रहा हूं मैं आप लोगों को? तो सर हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी रिवर्सल करना था, कॉस्ट ऑफ सेल्स का रिवर्सल किया तो हमारा प्रॉफिट का नंबर बढ़ गया। इसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 में कहता है proceeds from disposal of office equipment on 31st December 2023 amounting to 3,82,000 were credited to sales. The equipment had cost and carrying amount on 31st December 2023 for 5 lakh and 3,20,000 respectively, and ME depreciates equipment at 20%. कह रहा है साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर 2023 पे हमने एक इक्विपमेंट बेचा 3,82,000 का और सेल्स रिकॉर्ड कर दी। इस इक्विपमेंट की कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट 5 लाख और 3,20,000 थी 31 दिसंबर 2023 पे, साल के आखिर में। और डेप्रिसिएशन हम कितना चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं 20% ऑफ द इक्विपमेंट। अब यहां समझिएगा क्या होना चाहिए, क्या हुआ, एंड सो। देखो जब तुम इस इक्विपमेंट को सेल करते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं? सर हम एंट्री बनाते हैं कैश डेबिट 3,82,000, इक्विपमेंट की कॉस्ट क्रेडिट 5 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? 5 लाख की कॉस्ट है, 320 की कैरिंग अमाउंट है, तो 1,80,000। और इस एंट्री का जो भी बैलेंसिंग आता है वो हमारा गेन और लॉस आता है। तो बैलेंसिंग कितना आ रहा है? 18 डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। सर हमारे पास लॉस आ रहा है 18,000, 60 गेन आ रहा है 62 का। ये एंट्री बननी चाहिए थी, ये एंट्री बननी चाहिए थी। हमने क्या करा कि जो 3,82,000 आए उसे सेल्स रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि कैश डेबिट कर दिया 382 से, सेल्स क्रेडिट कर दिया 382 से। ऐसे ही किया हमने। अब सही करना है तो जो सेल रिकॉर्ड हुई है उसे रिवर्स कर देंगे। तो हमारे पास रिवर्सल ऑफ सेल, जब सेल रिवर्स करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम होगा, नेट प्रॉफिट भी कम होगा, और रिकॉर्डिंग
ऑफ गेन ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल पे 62,000 का गेन था। इस गेन से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, सिर्फ नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट सेल्स में रिकॉर्ड ही नहीं होता, ये प्रॉफिट तो हमारा अदर इनकम में रिकॉर्ड होता है। क्या ये समझ आ रही है सबको? सर लास्ट एडजस्टमेंट नहीं, सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड amounting to 2,40,000 was recorded as transportation inward. This also resulted in overstatement of closing inventory by 36,000. कह रहे 2,40,000 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड थी, हमने गलती से ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड रिकॉर्ड कर दी, जिसकी वजह से क्लोजिंग इन्वेंट्री 36,000 से बढ़ गई। अब ये एडजस्टमेंट के लिए ना पहले हमें ये समझ आना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड और ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड होता क्या है और उसको अकाउंट फॉर कैसे करते हैं। सर ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन आउटपुट का मतलब है कि अपने घर से कस्टमर के घर तक सामान पहुंचाने का खर्चा, और ये तुम्हारे लिए एक सेलिंग एक्सपेंस है, सही है। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड क्या होता है? सर सप्लायर के घर से अपने घर तक गुड्स को लाने का खर्चा, और ये हमारे पास परचेजेस एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि परचेजेस का पार्ट बनता है, ऐसा ही है। अब एक्चुअली ये 2,40,000 की ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड थी, हमने परचेजेस इनवर्ड रिकॉर्ड कर दी, हमने परचेजेस सॉरी ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि परचेज रिकॉर्ड कर दी, तो हमारे पास क्या होगा? रिवर्सल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, या आसान अल्फाजों में हम परचेजेस का रिवर्स कर रहे हैं। जब परचेजेस का रिवर्स करते हैं तो क्या होता है? सर परचेजेस का प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, परचेज बढ़ती है तो प्रॉफिट कम होता है, तो परचेज कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, ये दोनों? सर दोनों ही बढ़ेंगे, तो 2,40,000 से दोनों को बढ़ा देंगे। एक्चुअली ये क्या था? सर एक्चुअली ये ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड था, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड, या आसान अल्फाजों में सेलिंग एक्सपेंस कह लो। जब सेलिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं छिड़ेगा, नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम होगा बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। फिर आगे कहता है दिस ऑल्सो रिजल्टेड इन ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, और इस गलती की वजह से क्लोजिंग इन्वेंट्री भी 36,000 से बढ़ गई है, तो हमें रिवर्सल ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री करना है। अब अगर तो रिलेशनशिप तुम्हें पता है ना, तो तुम वैसे कंक्लूड कर लोगे, वरना सोच सकते हो कि अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को कम करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेट हुई है ना, तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैं कम करूंगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा, कितने से? 36,000 से, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो कम होगा, क्या नेट प्रॉफिट कम होगा? ग्रॉस प्रॉफिट पे जिस चीज का इम्पैक्ट आएगा ना, नेट प्रॉफिट उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। समझ आ रहा है सबको? सर लास्ट एडजस्टमेंट, while recording an impairment, इस अटेम्प्ट का मैं एग्जामिनर कमेंट देख रहा था इस सवाल का, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें उन्होंने कहा है कि एग्जामिनीज कुड नॉट आइडेंटिफाई दैट इम्पेयरमेंट नीड टू बी रिवर्स इन एडजस्टमेंट नंबर 5, एग्जामिनीज इम्पेयरमेंट का नंबर ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। कोई बात नहीं, हम देखते हैं। while recording impairment for item of property plant and equipment, its value in use was 1.2 million ignored. This item had a carrying value before impairment of 1.8 million and fair value cost to sell of 1 million. अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसकी कैरिंग अमाउंट है 18 लाख, इसकी कैरिंग अमाउंट है 18 लाख, इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करने के लिए रिकवरेबल अमाउंट लेनी चाहिए थी, रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वैल्यू इन यूज कितनी है? वैल्यू इन यूज है 12 लाख, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है? 10 लाख। अब पहले तो इसने क्या करा,
इसने इसको इग्नोर कर दिया, तो जब इसने वैल्यू न्यूज को इग्नोर किया होगा तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी ले ली होगी? 1 मिलियन। अब जब रिकवरेबल अमाउंट 1 मिलियन ली होगी तो 18 लाख के एसेट को 1 मिलियन पे लाया होगा, और 1 मिलियन पे लाने के नतीजे में 8 लाख का इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर दिया होगा। ये काम ऑलरेडी हो चुका है। होना क्या चाहिए था सर? होना ये चाहिए था कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसको इग्नोर ना करते तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी आती? सर रिकवरेबल अमाउंट आती 12 लाख। और अगर रिकवरेबल अमाउंट 12 लाख आती और 18 लाख के एसेट को हमने 12 लाख पे लाना था, इम्पेयरमेंट कितनी रिकॉर्ड होती? 6 लाख। 6 लाख की इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, 8 लाख की रिकॉर्ड कर दी, तो 2 लाख से इम्पेयरमेंट ज्यादा रिकॉर्डेड है। तो सर रिवर्स, सर मैं रिपीट करता हूं, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। यहां देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने कहा है कि एक आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसकी कैरिंग अमाउंट है 18 लाख, वैल्यू इन यूज है 12 लाख, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 1 लाख 1 मिलियन। इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते वक्त वैल्यू इन यूज इग्नोर हो गई। सर 18 लाख का एसेट है, रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हमारे अकाउंटेंट ने वैल्यू इन यूज को इग्नोर कर दिया, तो उसने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को ही रिकवरेबल अमाउंट मान लिया। तो जब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को ही रिकवरेबल अमाउंट मान लिया तो वो 18 लाख के एसेट को 1 मिलियन पे लाया, और 18 लाख के एसेट को 1 मिलियन पे लाया तो उसने 8 लाख का इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर दिया। ये काम हो गया है जो कि गलत हुआ है। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का हायर रिकवरेबल अमाउंट बनती। 18 लाख के एसेट को रिकवरेबल अमाउंट 12 लाख पे लाते तो इम्पेयरमेंट कितनी होती? 6 लाख। तो इसका मतलब है 2 लाख से इम्पेयरमेंट रिवर्स करनी है। अब 2 लाख से इम्पेयरमेंट रिवर्स करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा? कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इम्पेयरमेंट तो हम एज अदर एक्सपेंस वगैरह के तौर पे माइनस करते हैं, तो 2 लाख रुपए से नेट प्रॉफिट कम नहीं होगा, बढ़ेगा, क्योंकि रिवर्स कर रहा है ना। इन्वेंट्री का कम करेंगे जब इम्पेयरमेंट लॉस का। इन्वेंट्री का इम्पेयरमेंट से क्या ताल्लुक है? नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे हुआ है। इन्वेंट्री पे इम्पेयरमेंट नहीं होती, इन्वेंट्री पे एनआरबी टेस्टिंग होती है। IAS 36 तो IAS 2 पे अप्लाई नहीं होता, IAS 36 के स्कोप से ही बाहर है। ये इक्विपमेंट की बात हो रही थी। तो सर यहां तक हमारे पास एडजस्टेड नंबर कैलकुलेट कर लेंगे जल्दी से। डबल 19500 और नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट करें कितना आ रहा है? 417। किसी और का बन रहा है 4,17,000। सही बोल रहा है? कॉपी कर लेंगे सर इसे।